तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल में देखकर पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है किस टॉपिक पर किस विषय पर बनने वाला है। शुरू करते हैं आज की वीडियो में। और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको खास मिलने वाली है। बहुत सारी चीज़ें वैसी बात की जाएगी जो आपको कहीं सुनने के लिए नहीं मिला होगा, कहीं वीडियो में देखने के लिए नहीं मिला होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि जो एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं टीआरई का, उस एग्ज़ाम में आप सभी का देखिएगा तो पेपर 3 भाग में बटा हुआ रहेगा। पहला भाग जो रहेगा जीएस का रहेगा, दूसरा पेपर 1 और पेपर 2। ये बात कर रहा हूँ मैं 6 to 8, 9, 10th और 11th 12th के लिए, यानी 6 से ऊपर वाले क्लासों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें इस तरह का बटा हुआ 1 to 5 में क्या है, तो 1 to 5 में एक्चुअली में क्या है कि सारे सब्जेक्ट एक साथ कर दिए, यानी टोटल जीएस ही पर्सन है। क्या है भैया, तो उसमें टोटल जीएस ही पर्सन है। और उसमें आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर, सारे चीज़ को एक साथ मिक्स कर दिया। इसलिए 1 to 5 के लिए सिलेबस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। वही 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इन सब का सिलेबस थोड़ी है कम करके रखा हुआ है। उसमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ें पढ़नी है, मोटा मोटी हमें किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो सबकी बात करूंगा एक एक करके कि किस तरह आपको तैयारी कर रहे हैं। और मैं भी जानने की कोशिश करूंगा कि आप कहां तक पहुंच चुके हैं। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंच गई है। जब चीज़ें मैं लास्ट में आपको बता दूंगा तो उसमें से आप सब बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। पहली बात क्या है कि जीएस जो होता है, सबसे पहले समझते हैं ये जो जीएस होता है ये 40 नंबर का रहेगा। 40 क्वेश्चन जो 5 भागों में बटा हुआ है। ध्यान से आप अगर देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि 8 नंबर करंट था, 8 नंबर का साइंस था और 8 क्वेश्चन ही मैथ का था और 8 क्वेश्चन हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री में भी था। तो INM यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 8 को क्वेश्चन था। और 8 जो क्वेश्चन था वो था ज्योग्राफी यानी भूगोल से था, वो भी इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल से है ना क्वेश्चन था, ठीक है। टोटल मिला के पाँचों को जोड़ेंगे तो 40 नंबर का हो जाता है 40 क्वेश्चन, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर का जीएस में आपका पहला भाग आता है उसमें। बाकी 2 पेपर 1 और पेपर 2 होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आर्ट्स वाले होंगे तो आर्ट्स का कोई 2 सब्जेक्ट लेंगे, साइंस वाले होंगे तो साइंस का 2 सब्जेक्ट लिए होंगे, या जो भी आपकी दो जोड़ी वाला जो कॉम्बिनेशन वाला जो सब्जेक्ट हुआ उसमें से 40-40 आपका पूछा होगा, उसमें हो जाता है। अब रहता है कि सबसे बड़ी बात कि आप तैयारी करते होंगे तो आपके दिमाग में आता होगा कि कितना नंबर स्कोर जो है सेफ जोन है। जैसे यूट्यूब में खूब देखते होंगे आप लोग, कोई कहता है कि 80 सेफ है, कोई कहता है 90 सेफ जोन है, कोई कहता है 85 है, कोई कहता है भैया 75 से ज़्यादा जब नहीं करेगा। अरे भाई, सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये कब ये सेफ जोन या कहा जा सकता है कि 90 या 85 या कब कहा जा सकता है, जब तक कि क्वेश्चन आउट ना हो। अब बताइए, क्वेश्चन आउट हो जाएगा तो फिर 80, 85, 90, 95 करते रह जाइए, कोई फ़ायदा है उससे। इतनी कट ऑफ हाई जा रहा था टीआरई 1 का, 2 का, 3 का, ये इतना ज़्यादा कट ऑफ, जैसे कि 3 वाला में, ये 2 वाला में लास्ट में कट ऑफ जो गया था 95 प्लस गया था, बहुत सारे सब्जेक्ट में 90 प्लस गया था, है कि नहीं। तो इतना हाई कट ऑफ गया था, सबको माथा चकरा गया कि भाई साहब कहाँ आखिर बच्चे आए कहाँ से। ऐसा तो नहीं है कि जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो रहा है जिसमें यूपीएससी वाला, बीपीएससी वाला सब कोई भर दिया है। बीएड किए हुए यूपीएससी बीपीएससी जैसे स्टूडेंट बहुत रेयर होंगे, है ना, वो कुछ परसेंट भी नहीं होंगे। तो वो अगर एग्ज़ाम दे भी रहे हैं तो उनसे कुछ कट ऑफ का इतना ज़्यादा चेंजिंग तो हो नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सीट बहुत ही कम है, सीट इतना ज़्यादा है कि जो यूपीएससी वाला अगर बीएड किया भी होगा तो उससे कोई कट ऑफ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये रिजल्ट जो आ रहा है ना, ये रिजल्ट ऐसे लग रहा है जैसे कि यूपीएससी बंदा कोई बैठ के एग्जाम दे रहा है, बीपीएससी बंदा वाला बैठ के एग्जाम दे रहा है, जो कि 120 में से 100+ बना दे रहा है। कट ऑफ अगर 95 जा रहा है तो उसका मतलब है कि लास्ट बंदे ने 95 लाया, उससे ऊपर तो पता नहीं 120 में 118 भी ला लिया होगा लोग। तो कैसे संभव हुआ ये अब पता चला आप सभी को कि क्वेश्चन वहीं से लीक हो जा रहा है जहां प्रिंट होने जा रहा है। तब बताइए कि ये यूट्यूब में देखते हैं कि इतना कट ऑफ आएगा, उतना कट ऑफ आएगा, ये सब ढकोसला रहता है। किसी को नहीं पता है कि कितना कट ऑफ आएगा। अगर फेयर एग्जाम हो, अगर ईमानदारी से हो, कहीं पेपर लीक नहीं हो, तब बताया जा सकता है कि एक्चुअली में कट ऑफ कितना जा सकता है, तब अंदाज़ा लगा सकता है। अगर सच में अगर सही से एग्ज़ाम हो तो 80+ नहीं आ सकता है, किसी का भी कट ऑफ 80+ नहीं पहुंच सकता है। उसकी वजह है, क्या वजह है, सारी चीज़ को मैं बताऊंगा। उससे ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन सच में ईमानदारी से एग्ज़ाम हो तो। नहीं तो अब तो जो मेन अतुल प्रसाद जी थे उन पे इल्ज़ाम लग गया है ना, तो दूसरी किसी की तो बातें छोड़ो, है कि नहीं। जिसको रखवारी दिए थे वही खुदे चोरी कर लिया। तो भाई साहब, ये चीज़ें इतनी तरह से मिली जुली हुई हैं कि कुछ भी अंदाज़ा लगाना अच्छी बात नहीं है। अब रह गया कि हमारा काम है तैयारी करना। तो तैयारी करने के लिए आप सभी को क्या करना है ना। पहली बात क्या है कि इस बात को समझते हैं कि तैयारी करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं लोग, मुद्दा क्या है कि आपको कट ऑफ पे ध्यान मत दीजिएगा। पुराना कट ऑफ कभी भी कतई मत देखिएगा कि उसमें 90 गया था, हो सकता है 90 जाए। पिछली बार का जितनी भी धांधली हुई तो उसमें पकड़ाया लोग, बहुत सारे लोग
इस बार जो है उम्मीद है कि फेयर एग्जाम होगा। तो आपको ये नहीं घबराना कि पिछली बार 90 गया था, 95 गया था, पता नहीं इस बार उतना क्रॉस होगा कि नहीं क्रॉस होगा। कोई दिक्कत नहीं है, उतना कट ऑफ भी नहीं जाएगा, पिछली तरह की कट ऑफ एकदम नहीं जाएगा, इतनी तो गारंटी नहीं जाना चाहिए उतनी कट ऑफ, ठीक है। इस बार कम जाएगा कट ऑफ, उम्मीद है। और दूसरी बात, दूसरा रीज़न क्या है कि इस बार नए बच्चे नहीं है, जो उसमें से छटे हुए हैं उन्हीं बच्चों को मौका मिला हुआ है, जो टियर 3 में यानी जो बैठे हुए थे री एग्जाम उन्हीं लोग दे रहे। नया बच्चा, नया स्टूडेंट तो है नहीं, इसलिए थोड़ी सी आप लोगों का कंपटीशन जो है कम है कि नहीं है। और 2 में से जो छटा था 3 में भरा था, और 3 में जो कैंसिल हुआ वही फिर वापस आया है ना, री एग्ज़ाम जो दे रहा है, यानी कि स्टूडेंट कम है, पहले से नए स्टूडेंट अभी नए आए हुए हैं, ठीक है। तो मौका बढ़िया है, अच्छा आपका मौका है। और ये धांधली पकड़ा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम धांधली का पर्दाफाश हो गया। कम से कम पिछली कंपेयर में तो कुछ तो कम होगा। चोरी चपाटी तो पता नहीं रुके ना रुके, वो तो सिस्टम जानती है और सरकार जानता है, लेकिन कुछ तो कम हुआ ना, कुछ तो रिलीफ होगा आप लोगों को, कुछ तो फ़ायदा होगा, इसका बहुत फ़ायदा होगा, है कि नहीं। अब समझते हैं मुद्दा क्या है, ये चीज़ें तो जान गए कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। देखिए दोनों मुद्दा जरूरी है, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, ये बहुत ज़रूरी है। दिक्कत क्या होता है ना कि हम लोग जब भी क्या होता है ना कि कोई बोल देता है कि ये वाला पढ़िए, वो वाला पढ़िए, ये इस वाले बुक को पढ़िए, उस वाले बुक पढ़िए। जैसे क्या है कि मैं भी बहुत सारा वीडियो बना रहा हूँ, एक स्पेशल बुक के नाम रख के मैं बना रहा था, जिसको कई बार मैं बताया कि वो महेश कुमार बंडवाल का बुक है ज्योग्राफी के लिए। अब उसको बार बार पूछते हैं बच्चे कि वो कौन सा किताब है, किस प्रकाशन का नाम बताइए। मैं कह रहा हूँ कि आप SCERT का बुक मुझे दीजिए, मैं SCERT में से सारा क्वेश्चन खोज के दिखा दूंगा। आप मुझे NCERT बुक दीजिए, मैं NCERT से सारा क्वेश्चन खोज के दिखा दूंगा। 80 से 85% क्वेश्चन जो है उसी बुक में से मिल जाएगा। आप मुझे किसी प्रकाशन की बुक ला कर दीजिए, मैं उसमें से ढूंढ के दिखा दूंगा। अरे बुक भाई साहब कभी भी नहीं ये रहता है कि बुक बेहतर है, पढ़ना कैसा है ये बेहतर होता है, तरीका क्या है ये जानना जरूरी है। अगर बुक में कोई भी प्रकाशन का बुक पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ते समय जैसे मान के चलिए कि लिखा हो कोई चीज़, कोई क्वेश्चन लिखा हो, मान के चलिए कि उसमें सिर्फ सन दे दिया, उसका डेट नहीं दिया हो। जैसे मान के चलिए कि अगर दे दिया हो कि वास्को डी गामा भारत में आया ना 1498 में, किस तारीख को आया ये नहीं दिया हुआ। जैसे बिहार बोर्ड की किताब में सिर्फ दिया है 1498 में आया, लेकिन डेट किस डेट को आया ये नहीं दिया हुआ। तो आपका क्या काम बनता है, आप उसको ढूंढिए, अपने से रिसर्च कीजिए। किसी भी प्रकाशन की किताब पढ़ रहे हैं उसमें डेट दिया हो ना दिया हो, आप उसको ढूंढिए। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकाशन का बुक पढ़ रहे हैं ना, पढ़ते समय आपको लग रहा है कि इसमें चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग है, ये चीज़ रहता ना तो और मज़ा रहता है। तो उसको आप खुद से रिसर्च करके पढ़ लीजिए ना, वो कोई बुक नहीं देता है। बहुत सारी चीज़ें मिसिंग रहती है सारे प्रकाशन वाले बुक में। किसी बुक से पढ़िएगा तो चाहेंगे कि सिर्फ पे है ना कि प्रकाशन वाला किसी बुक को उठा कर पढ़ ले और उससे हमारा बेड़ा पार लग जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बार बार मैं बोलता हूँ कि आप बुक के पीछे मत भागिए, आप इसको देखिए कि उसको पढ़ाया कैसे जा रहा है या आप उसको कैसे पढ़ रहे हैं, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कीजिए। पढ़ाने के तरीका पर आप कमेंट कीजिए। तो आप लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि बुक का नाम बताइए, बुक की पूरी लिस्ट भी बता दूंगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक दौर था जब कहा जाता था कि लक्ष्मीकांत जो है आप लोग का ये पॉलिटिकल साइंस की गीता है। अब बोलिए, अब आप किसी UPSC BPSC वाले से पूछिए कि लक्ष्मीकांत के बारे में। समय था उसका, एक दौर था लूसेंट को बोला जाता था कि लूसेंट पढ़ लीजिए आपका UPSC एग्जाम निकल जाएगा। अब कोई बोले तो उस प्रकाशन से मतलब नहीं रहता। मतलब क्या है कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको उसमें इंटरेस्ट कैसे है, इस बात को जानना है। पहला काम क्या है कि आपको ये जानना पड़ेगा क्या पढ़े क्या ना पढ़े। इसको कैसे पकड़िएगा, तो पकड़िए कैसे, आप सिलेबस को जानिए। पहली काम क्या है कि सिलेबस को जानिए। जान गए कि भैया क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, इसको जानने का तरीका क्या है, नहीं जानते हैं तो सिलेबस पकड़िए, सिलेबस उठाइए। सिलेबस समझ आ गया आपको। अब क्या कीजिए कि PY क्वेश्चन देखिए। PY क्यों मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अगर देखिएगा उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, जैसे मान के चलिए हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ रहा है तो हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछ रहा है और उसमें से भी आधुनिक भारत में भी पूछ रहा है, तो आधुनिक भारत में भी से भी किस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि मूवमेंट वाला से, आंदोलन वाला से, या बुक या ऑथर वाला से, यानी कि जो लेखक और राइटर जो होते हैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, या किसी तरह के कथन वाला क्वेश्चन खूब दे रहा है, स्टेटमेंट वाला। ये मतलब ये चीज़ें आप अंदाज़ा लगा लेंगे क्या चीज़ें मोटा मोटी हमको पढ़ना है। उसमें से आप खुद से PY क्वेश्चन को देख कर एनालिसिस कर लेंगे। इतना कर चुके होंगे, उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आप सभी इतना करके तो जरूर बैठे होंगे, क्योंकि एग्जाम तो एकदम सर पे आप लोग कर चुके होंगे। नहीं किए हैं अभी तक भी तो 2-4 वीडियो में बनाकर डाला हुआ भी कि ये PY की आपका क्वेश्चन का एनालिसिस करके फुल डिटेल में एनालिसिस किया हूँ। अगर आपको मन करेगा तो देख सकते हैं, या जरूरी नहीं है कि मेरा ही देखे, कहीं से भी जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो भी एनालिसिस बढ़िया से किया हो उसका वीडियो देखिए।
आपके पास समय कम है, अगर उसको जानना चाहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, समझ आ जाएगा। उससे आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सा हमें जो है ना टॉपिक वो बेहतर तरीक़े से पढ़ना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हो जाएगी। अब जब PY क्वेश्चन देख लीजिएगा ना, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जड़ से पकड़ लीजिएगा, आप टॉपिक को पकड़ लीजिएगा कि किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है ना, तो ये बातें अगर जान जाएंगे तो होगा क्या, आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन किधर से पूछ रहा है। अगर ये भी नहीं जानते किधर से पूछ रहा है तो आप NCERT उठाइए और SCERT उठाइए, वो दोनों बुक उठा के देखिए, NCERT का भी और SCERT का, ये दोनों बुक है। और अब कहेंगे क्या कि बहुत सारे बच्चे कि हमारे पास दोनों बुक अवेलेबल नहीं है। भाई साहब, इंटरनेट पर सारी दुनिया मालूम है कि इंटरनेट पर हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ आपको मिल जाएगा, उपलब्ध हर चीज़ है। नेट पर सर्च मारिएगा, किसी भी क्लास का मिल जाएगा, SCERT का भी और NCERT का भी, दोनों का मिल जाता है बुक। उससे जितना भी मैं बनाता हूँ वीडियो, सारे नेट से ही निकाला रहता है। और ये जो बिहार बोर्ड वाला रहता है, हालांकि बिहार बोर्ड वाली किताब तो मेरे पास मिल जाता है क्योंकि हम खुद कोचिंग चलाते हैं, तो ये चीज़ें हमको मेरे पास से हार्ड कॉपी है, मतलब बुक मेरे पास अवेलेबल है। बहुत सारे बुक आप देखते होंगे कि उसका फ़ोटो का मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ या वही चीज़ों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को, अब आप बोलिएगा कि आप एनालिसिस किए हैं तो आप बताइए कि ये चीज़ें सिलेबस कैसे है, PY क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, किस बुक में से ज़्यादा आ रहा है, आप बताइए। यही आप मुझसे कहिएगा ना कि जो अगर अभी तक नहीं देखा होगा तो ये पूछेगा। तो जब मैंने क्वेश्चन देखा था तो एक्चुअली में मैं क्या हूँ कि मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो क्वेश्चन देखते समय चीज़ें मुझे समझ आ जाती है कि ये क्वेश्चन जो है किस बुक से पूछा हुआ। ऐसे मुझे कम से कम 85% से 90% जो क्वेश्चन है वो समझ आ गए थे कि ये सारे क्वेश्चन जो है किस बुक से पूछे गए। इसी वजह से मैंने एनालिसिस करके दिखाया, और उसमें एनालिसिस में मैं आप लोगों को सीधा सीधा प्रूफ करके दिखाया हूँ कि जो 40 नंबर का ज्योग्राफी है और 40 नंबर का जो हिस्ट्री है, वो हूबहू किताबों जो है NCERT और बिहार बोर्ड, दोनों किताबों में से, दोनों किताबों के अंदर से अगर पढ़ लेते हैं तो आपका 40 में से कम 35 क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहे हैं। चाहे वो 2 एग्ज़ाम हो या TRE 3 एग्ज़ाम हो, वो क्वेश्चन मैंने खुद एनालिसिस करके देखा हुआ है, और उसके बाद मैंने आप लोगों को वीडियो डाला हुआ भी, अगर आप चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं। अगर कहिएगा तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। उसको बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश किया हूँ। कुछ 2-4 जो क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन अलग अलग जगहों से मिल जाता है, उसको भी मैं एनालिसिस करके दिखा दिया था। हालांकि मैं बता भी दिया था कि दूसरे किताबों का ये क्वेश्चन मतलब दूसरे जगह से आ गया था, जो कि आपको पूरी NCERT और SCERT में नहीं मिल रहा था। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है ना कि मेरे पास मैसेज बहुत सारा आता है कि जो 1 to 5 जो एग्ज़ाम है ना, उसका जो सिलेबस बुक मिल ही नहीं रहा है पूरी किताबों में से। तो दिक्कत क्या है ना कि आप लोग उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, पहली बात है। और ढूंढ भी रहे हैं ना तो कितने क्लास तक ढूंढ रहे हैं ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। आप 6 से उठाइए किताब को और 12 तक देखिए, क्योंकि 1 to 5 वाले में सिलेबस बहुत बड़ा है। उसको आपको 6 क्लास का, 7th क्लास का, 8 क्लास का, 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th का, 12th का, यहाँ तक के NCERT और SCERT दोनों किताब को आपको देखना पड़ेगा, दोनों किताब को पढ़ना पड़ेगा, दोनों किताब को समझना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी, है ना, तब जाके बेहतर होगी। और बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे, बहुत सारे आप सुने होंगे कि सिर्फ NCERT पढ़ लिया जाए। क्या पढ़ लिया जाए? NCERT पढ़ लिया जाए, सिर्फ NCERT। तो कतई भूल मत कीजिएगा कि सिर्फ आप NCERT पढ़ लें और आपका बेड़ा पार लग जाएगा, कभी संभव नहीं है। ये रियली बात है कि मैं सच में आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ कि झूठ सच कुछ ये बात नहीं है। आप SCERT यानी बिहार बोर्ड को कभी भी भाई भूल कर, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी मत छोड़िएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिहार बोर्ड को आप मत छोड़िएगा, ठीक है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ों को आप खुद फील कीजिएगा। और एग्ज़ाम अगर आप दिए होंगे इससे पहले तो आप खुद जानते होंगे। तो याद रखिए, SCERT को आप कभी भी मत छोड़िएगा, बिहार बोर्ड को कभी मत छोड़िएगा, और NCERT को भी मत छोड़िएगा। दोनों को पढ़ना जरूरी है। अब रहता क्या है ना कि दोनों को कैसे पढ़ा जाए, एक साथ में दोनों को पढ़ा जाए, सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है। तो पढ़ने का तरीका निकालिए, बढ़िया से स्मार्ट वे में पढ़ना शुरू कीजिए। आप चाहें तो आपके पास बुक अवेलेबल होगा तो दोनों बुक को एक साथ रखिए, चैप्टर दोनों का एक ही बार खोलिए, एक बार बिहार बोर्ड का पढ़ लीजिए और एक बार NCERT का पढ़ लीजिए। उसी समय, एक ही समय दोनों को पढ़िए। उससे क्या होगा कि चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएगी कि क्या चीज़ें इसमें मिसिंग है और या क्या चीज़ें इसमें ज़्यादा दी हुई है। यानी बिहार बोर्ड से NCERT में दोनों में क्या क्या अलग दिया हुआ है, या दोनों में सेम टू सेम चीज़ें है, कुछ अलग नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो 19-20 का फ़र्क होगा ना, वो चीज़ें वहीं पर स्पष्ट हो जाएगी, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि अब तक आप सभी ये सभी चीज़ें कंप्लीट कर चुके होंगे। इतना तो कन्फर्म है कि ये चीज़ें आप लोग कर चुके होंगे। आप लोग SCERT बुक पूरा पढ़ चुके होंगे, आप लोग NCERT बुक पूरा पढ़ चुके होंगे। देखिए, आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे ना, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आप उसको तैयारी को अलग रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप कोचिंग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है, क्योंकि दिमाग आपका ठीक कह रहा है तो बहुत सही है, क्योंकि मन से ही सारी चीज़ होता है। आपका दिल आपको कह रहा है कि भाई सही है तो वो सही है, लेकिन मेरी सजेशन मानिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी को कतई मत छोड़िएगा। कोई कुछ भी बोलते रह जाए, आप उसको कभी मत छोड़िएगा। और छोड़ने के बाद छोड़िए कि उसको तो मैं बोलूँगा कि आपके पास समय हो या ना हो, किताबों को 2 बार 3 बार पढ़िए। रिवीजन कम से कम आपको, तो कम से कम रिवीजन जो है 3 बार करना है। कम से कम कितना बार रिवीजन करना है? 3 बार रिवीजन करना है, पूरी होल बुक का, पूरी किताबों का, एक एक लाइन का, ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे नहीं पढ़ लेना, पूरी लाइन बाय लाइन का 3 बार कम से कम रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। यकीन मानिएगा, ये चीज़ें आप करके देखिए। आप अगर कोई बच्चा कहीं से नहीं पढ़ा होगा ना, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कि कहीं से भी नहीं पढ़ा होगा, ना कोई बच्चा किसी भी तरह का प्रकाशन का बुक नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा होगा तो उतना कुछ ध्यान नहीं दिया होगा, छोड़ हटाओ जाने दो, सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी, बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों बुक पढ़ लेना, तो इतनी गारंटी है कि आपका 120 जो एग्ज़ाम होगा ना, 120 में से कम आपका 85% से लेकर 90% तक आपका वहाँ से लड़ जाएगा। यानी कि आप 90 से 100 तक के क्वेश्चन को आप टारगेट में पहुँच जाइएगा। अब बताइए कि एक एनसीईआरटी किताब और एससीईआरटी किताब दुनिया भर के प्रकाशन से दूर, दुनिया भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से दूर, सारे झमेले से दूर, आप सिर्फ चुपचाप अपने मन लगा के वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो बचपन में पढ़े हुए हैं, उसको खूब पढ़ रहे हैं, खूब रिवीजन डाल रहे हैं, और उसमें से 100 क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है। तो काहे के लिए इधर उधर पगलाए हुए हैं कि कौन सी किताब पढ़े, किस प्रकाशन का ले, ना किस किताब को पढ़े, कहाँ से आएगा क्वेश्चन, किस तरह आएगा। आप पे एनालिसिस खुद करके देख लीजिए। यकीन नहीं होगा तो या मेरी वीडियो खुद देखिए, या कहीं से भी वीडियो देखिए, किसी का वीडियो देखिए, किसी का भी एनालिसिस करके देखिए। कोई नहीं बोलेगा कि एनसीईआरटी से बाहर आ रहा है। एक्चुअली में जो एग्ज़ाम है ना, ये टीचर की एग्ज़ाम हो रही है, पहली बात ये। इसी वजह से क्वेश्चन जो है इस बार जो है, या जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो किताबों के अंदरों से ज़्यादा रह रहा है, क्योंकि आपको वही किताब आगे जाके वही से पढ़ाना है, इसीलिए किताब के अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन पड़े। अदर जो एग्ज़ाम होती है, उन एग्ज़ामों के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत अलग अलग रहते हैं। उनको एक जगह से एक ही एनसीईआरटी या एससीईआरटी में से ढूंढ पड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वाले एग्ज़ाम का आसानी से मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप इधर उधर चक्कर में काटने से अच्छा है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी को खूब पढ़िए, खूब मन लगा कर पढ़िए। अब रह गया कि आपके पास जो टाइम है ना, 25 दिन बहुत है, इनफ टाइम है ना, बहुत मस्त टाइम है। और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आप लोग की किसी भाई के तो कमेंट आया हुआ था कि 2 बार मैं दे चुका हूँ, तीसरा अटेम्प्ट दे रहा हूँ, और इस बार किसी सिस्टर के इसी तरह कमेंट आया हुआ था कि मैं गांव से हूँ, बहुत दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें से बहुत दूर रहिए, है ना, कि क्या होगा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं जो है इस बुक को पूरी तरह से घोर के पी गई। कौन से बुक को? एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पूरी तरह से पढ़ लिया हूँ, पूरी ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको एक एक लाइन बाय लाइन को रट लिया हूँ, है ना। देखिए, मैं जब क्वेश्चन देखा था ना, तो क्वेश्चन को क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास जब आया हुआ था, तो हम लोग क्लास में जब पढ़ाते हैं लोग क्लास में, क्योंकि मैं एक छोटा सा कोचिंग चलाता था, धीरे धीरे अब आप सभी की दुआ से धीरे धीरे वो कोचिंग मेरा बढ़ते गया, है ना। तो वो जो मैं अपने ऑफलाइन जो कोचिंग कराता हूँ, उस कोचिंग में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, चाहे वो 6th क्लास का हो, 7th क्लास का हो, 8th क्लास का हो, 9th क्लास का हो, 10th क्लास का हो। आर्ट्स वाला मेरा सब्जेक्ट रहता है, साइंस के लिए अलग टीचर है, मैथ वाले के लिए अलग अलग है सब, ठीक है। तो आर्ट्स वाला मेरा बैकग्राउंड रहता है। तो आर्ट्स के जो मैं क्वेश्चन देखता हूँ ना, तो वो देखकर मुझे पता चल गया कि क्वेश्चन जो है किस किताबों से आया हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ जब भी पढ़ाता हूँ ना, तो एनसीईआरटी को मेरी शुरू से आदत रही है ना। ये एग्ज़ाम से भी कोई मतलब नहीं था, और ये एग्ज़ाम पे आप लोग के लिए भी मैं पर्सनली मुझे पहले से ही मतलब रहता था, है ना। क्योंकि एनसीईआरटी में और एससीईआरटी के दोनों को मैं कंबाइंड करके अपने क्लास में बहुत पहले से पढ़ाता था। और जब ये क्वेश्चन जब देखा था, तो क्वेश्चन में से सीधे सीधे मुझे देखकर समझ आ गया था कि ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह से किताब के अंदर में से है। और इसी वजह से जब ये एनालिसिस करके मैं दिखाया, तो सारी की सारी किताबों में से आपको क्वेश्चन निकाल के दिखाया। इसीलिए फिर दोबारा बोलूँगा आप सभी को कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़िए। अब रह गया कि हमारे पास आपको क्या खास मिलेगा, या क्या चीज़ें हमारे पास पढ़े आप लोग के यहाँ पर मिलेगा, जिस वजह से आप वीडियो बना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी कह रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो आपके लिए लेके आया होऊंगा, तभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, है कि नहीं है। तो आप सभी को जैसे कि अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया गया है कि आप सभी संडे के दिन, यानी कि ना ये 12 मई संडे के दिन जो है शाम को 8 बजे आप सभी का बिहार का महामैराथन क्लास होने वाला है, जिसमें बिहार का भूगोल, क्या भैया, तो बिहार का भूगोल। तो आप सभी को मालूम होगा कि 6th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं लोग भूगोल को,
भूगोल के जो बिहार का भूगोल, 7th क्लास में भी बिहार का भूगोल पढ़े हैं लोग। जो आखिरी जो ज्योग्राफी का जो भूगोल की किताब होती है हमारी दुनिया का, उसमें आखिरी में बिहार के बारे में दिया रहता है 2-3 चैप्टर, ठीक है। उसी तरह 8 में है, 9th में है, 10th में, उस सबको एक जगह मैं कर दिया हूँ, एक पास ला दिया हूँ। और ये चीज़ें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में बिहार से क्या मतलब है। एनसीईआरटी का तो पूरे ऑल ओवर इंडिया उसको देखना है, उसको तो बिहार का स्पेशल तो देगा नहीं। तो बिहार का स्पेशल चीज़ें बिहार की किताबों में है, बिहार बोर्ड की किताबों में, उसको मैं एक जगह कर दिया हूँ और एक ही जगह पर लाकर सारे PDF को एक जगह करके उसको मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा आप सभी को, उसको लाइन बाय लाइन बताऊंगा। उसके बाद सारी किताब को जब आप देख लीजिएगा, एक ही वीडियो, जो वीडियो बनाने वाला हूं बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनेगा, काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा, उसको समझा दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है कि उसके अलावा मेरे पास है आप लोगों का KBC नए का आप लोगों की किताब मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद इम्तियाज़ अहमद का मेरे पास बुक है, ठीक है। उसके बाद अदर बहुत सारे प्रकाशन के मेरे पास बिहार का बुक है, और मेरा पर्सनल कम से कम 6 साल पहले का भी नोट्स है मेरे पास, जो बिहार का जो BPSC का पहले जो मेरे पास नोट्स रहा है, बहुत बेहतरीन तरीका से वो नोट्स बनाया हुआ है। बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत पुराने नोट्स है, तो वैसे रखे हुए हैं, ठीक है। तो उन सारे नोट्स में से मैं बिहार को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। कल पूरी दिन तक मैं उसको तैयार किया और आज भी उसको तैयार कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे भी तैयार करूँगा। संडे के दिन आप लोगों को वो सारी चीज़ें, वो नोट्स, वो चीज़, वो आपका बिहार बोर्ड का जो किताबों के अंतिम चैप्टर में जो बिहार के बारे में दिया है, वो सारी चीज़ें एक साथ एक जगह ला दूंगा। उससे क्या होगा कि, और वो जो वीडियो बनेगा ना, तो उम्मीद है कि आपका PRT का एग्जाम दीजिएगा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, उसमें कहीं से भी बिहार का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो बिहार का क्वेश्चन तो और हमको लग रहा है कि 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं अदर एग्जामों में, जो यानी 6 to 8 वाले से। 1 to 5 में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है, लगभग 20 क्वेश्चन आ जाते हैं बिहार से रिलेटेड। आपको समझ नहीं आता, लेकिन वो 20 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये बिहार का भूगोल को इतनी डिटेल से मैं बता दूंगा कि उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से 99% तक, 95% तक आप उसको टच कर जाइएगा। एक आध दो क्वेश्चन जो होता है बाय द वे मिस्टेक कहीं छूट जाए तो छूट जाए, नहीं तो नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर रूप से समझ जाइएगा। तो ये चीज़ें हो जाएगी पहली। उसके बाद एक एक करके मैराथन क्लास में लाते रहूँगा। जैसे हिस्ट्री के लाऊंगा तो पूरी हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, है ना, पूरी हिस्ट्री को, और किताबों के अंदर से, कहीं इधर उधर से नहीं है, क्योंकि किताबें में जो चीज़ दी गई है ना, वही चीज़ों को किसी दूसरे प्रकाशन में छापा जाता है, थोड़ी सी उसमें मिर्च मसाला लगा के छाप देता है, और कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। तो किताबों को पढ़ा जाएगा, और किताब में जो चीज़ें मिसिंग रहेगी उस चीज़ों पर मैं पहले से ही रिसर्च करके बैठा रहूँगा, और उस चीज़ों को मैं आप लोगों को बता दूँगा, ताकि आप सभी को कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और आपको उसके बावजूद भी लगेगा कि मेरी रिसर्च में कुछ कमी रह गई, ये चीज़ें मैं छोड़ दिया, तो कमेंट करके बेधड़क बोलिएगा ज़रूरत की चीज़ें, ठीक है ना। कमेंट कीजिएगा कि ये चीज़ें जो हैं ये मिसिंग रह गई, या इस चीज़ों को और बेहतर आप उसमें ऐड करके बता देंगे, फिर बनाया जाएगा, फिर बताया जाएगा। मेरी टारगेट क्या है कि आप सभी को एग्ज़ाम से पहले तक, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ये तैयारी में जुड़े हुए हैं, और ये लोग जो हैं ना, उन लोगों में ऑफलाइन में ही लगा हुआ था। आप बहुत तो लेट से मैं ऑनलाइन में आया ये तैयारी कराने के लिए। पहले मैं ये सब सारी चीज़ें नहीं करता था, पहले अपने कोचिंग के पर्पज़ से वीडियो बनाता था एज ए प्रचार के लिए, कि कोई गार्जियन पूछा वगैरह कैसे पढ़ाते हो तो कोचिंग वगैरह का वीडियो दिखा दी, उसमें उतना ज़्यादा मैं नहीं सीरियस था, ठीक है। अब जो है ये चीज़ें, क्योंकि हमारे पास वही स्टूडेंट है जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं ये ऑनलाइन की दुनिया में पहुँचा, और यहाँ पर चीज़ों को मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो चीज़ें रहेगी ना, मैं एग्ज़ाम से पहले तक, यकीन कीजिए, एग्ज़ाम से पहले तक जो मैं बोल रहा हूँ ना, 3 बार रिवीजन कराने का, 3 बार मैं रिवीजन करा दूंगा। किस सब्जेक्ट का, तो मेरे हाथ में है भाई साहब, मैं जो बात है वो फैक्चुअल बता दे रहा हूँ आप सभी को। मेरे हाथ में है हिस्ट्री का, मेरे हाथ में है ज्योग्राफी का, ये 2 सब्जेक्ट है। क्योंकि हमारे पास जो सर हैं वो पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन चीज़ें से बहुत डरते हैं, उनको मतलब वो पढ़ाना ही नहीं है ऑनलाइन, ठीक है। बहुत बार मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि पॉलिटी के लिए तो इतने मेरे भाइयों ने कमेंट किया कि पॉलिटी पढ़ा दीजिए, पॉलिटी पढ़ा दीजिए। देखिए, पहली बात क्या है कि सारी चीज़ें मेरे बस की बात नहीं है, और हर चीज़ों में मैं घुसने की कोशिश करूँगा ना, तो सब बोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। चीज़ों को बेहतर बताने से, जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिस चीज़ों से मैं पहले से लगाव मेरा रहा है, उस चीज़ों को मैं बेहतर बता पाता हूँ। सारे सब्जेक्ट को मैं कोशिश करूँगा ना, तो फिर वही हो जाएगा कि वो खिचड़ी वाला काम हो जाएगा, कि सबको मैं खिचड़ी की तरह। और दूसरी बात है कि वो अलग बात हो जाएगी, उसको छोड़ दीजिए। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इतने अगर मेरे जो भाई होंगे उन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, और उसके साथ करंट अफेयर, ये 3 चीज़ें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये 3 चीज़ें जो है मैं बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करा सकता हूँ आप लोगों का।
बहुत ही बेहतरीन तरीका से, इतनी तरीका बेहतरीन कर दूंगा, इसका 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार संभव हो मैराथन क्लास ला कर बार बार इसको क्लास को ला के लंबे क्लास आएगा मैराथन क्लास का। आपके पास जब भी समय मिलेगा, समय निकाल के उसको देखिएगा। इसको इतना तगड़ा कर दूंगा कि आपके एग्जाम से पहले तक देखिए, हिस्ट्री आपका रहेगा कितना 48 नंबर का, 40 नहीं है 48 नंबर का, याद रखिएगा। 40 नंबर पेपर में पूछता है और 8 नंबर आपका जीएस में पूछता है। ज्योग्राफी आपका 48 नंबर का, उसको करंट अफेयर आपका 8 नंबर का, तीनों को ऐड करके देखिएगा, आपका तीनों ऐड कीजिएगा तो 100+ हो जाएगा। तो 100+ का अगर इस सब्जेक्ट से जो रिलेटेड होगा उनकी तैयारी मैं यहाँ पे करा दूंगा आसानी से। अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा, कम से कम अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट भी आपका होगा तो इतने तो जरूरी है कि 60-70 नंबर का तो यहाँ पर तगड़ा आप लोग का तैयारी हो जाएगा। अदर जो सब्जेक्ट बच गया, जैसे पॉलिटिकल साइंस बच गया, इकोनॉमिक्स बच गया, तो वो सारे सब्जेक्ट मैं नहीं करा पाऊंगा। जो बात है सीधी आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ, है ना। आप लोग फिर कमेंट कीजिएगा कि करा दीजिए उसको पॉलिटी को या इकोनॉमिक्स को, तो मैं अभी भी बता दे रहा हूँ आप सभी के, वो हमारे बस की बात नहीं है। उस चीज़ों में अगर मैं एंट्री करूँगा, घुसूँगा, तो वो चीज़ें उतनी बेहतर से नहीं दे पाऊँगा जितना मैं अपने इंटरेस्ट मेरे ज्योग्राफी में रहता है या हिस्ट्री में रहता है, वो चीज़ें मैं आप सभी को उसमें नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। साइंस कुछ हद तक बता सकता हूँ, लेकिन अगर वो आपको 11th-12th तक के लेवल जाइएगा, 9th-10th तक के लेवल तक जाइएगा, तो वो भी चीज़ें हमारे से बस की बात नहीं है। ये आप 8 क्लास तक साइंस को, 9th क्लास के साइंस तक, 10th क्लास के साइंस तक ये चीज़ें भी आपको बेहतर तरीक़े से बताया जा सकता है, ठीक है। और करंट अफेयर तो कोई भी करा देता है, करंट अफेयर तो कोई बड़ी बात नहीं है। करंट अफेयर भी मेरे हवाले है, मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। मैथ का कुछ ट्रिक बता दूंगा, ये हो जाएगा। साइंस का भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देखते रहिएगा, उसको मैं ऑब्जेक्टिव में करा दूंगा। देखिए, ये सारी चीज़ मैं थ्योरी क्लास की बात कर रहा हूँ कि थ्योरी क्लास में मैं कैसे कैसे कराऊंगा। MCQ सीरीज में जो चलेगा ना, उसमें सब चलेंगे, साइंस भी, आपका मैथ भी, उसमें आपका करंट अफेयर भी, उसमें आपका हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, ये सारे का MCQ सीरीज आएगा और MCQ सीरीज में कंटिन्यू चलते रहेगा। और उसका भी एक अंतिम समय से पहले तक महा मैराथन क्लास लेके आऊँगा, जिसमें हज़ार क्वेश्चन का एक लंबा किया जाएगा, 4 घंटे 5 घंटे का पूरी क्वेश्चन का लगाया जाएगा। हिस्ट्री का 1000 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 1000 क्वेश्चन, उसके बाद आपका साइंस का कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद से करंट अफेयर का 1000 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है उस सब चीज़ों के लिए बहुत लंबे तक करके वीडियो में लेके आऊँगा, आप सभी को हो जाएगा। और ये चीज़ें आपके पास हो जाएगी, ये चीज़ें आप सभी समझ गए होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी ये सारी चीज़ें जितना भी बताया उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको मिला होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा रहा हम लोग का प्लानिंग, या चीज़ें आप सभी जो जितना चीज़ें यहाँ पर बात की गई उस सब चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, आप जो पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सिलेबस को समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके हैं, PYQ देख चुके हैं कि नहीं देख चुके हैं, या आप पहले से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, NCERT और SCERT को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप इस सब चीज़ को जानते रहिए। रिवीजन पर अब लग जाइए, है ना। अब तक जो है, अब कम से कम आप लोग तो पढ़ ही चुके होंगे, तो रिवीजन में लग जाइए। रिवीजन का एक हम लोग टाइम टेबल बनाया जाएगा कि रिवीजन जो है कब किया जाए, कैसे किया जाए, उस सभी आप सभी भी चाहे तो टाइम टेबल बता सकते हैं। आप सभी को अगर इंटरेस्ट होगा इन सब चीज़ों में तो टाइम टेबल बताइएगा, उसके हिसाब से रिवीजन का क्लास लाया जाएगा। एक दिन में एक विषय को पूरी कंप्लीट करने की कोशिश किया जाएगा, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10 ना, यहाँ तक 10 तक, यानी 6 से 10 तक का हिस्ट्री उठाया तो 6 से 10 तक पढ़ लिया, ज्योग्राफी उठाया तो 6 से 10 तक पढ़ लिया, उसके बाद से करंट उठाया तो हज़ार क्वेश्चन को कर लिया, या पूरी टॉपिक को बिहार उठाया तो पूरी बिहार को 6 से लेकर 10 तक पढ़ लिया। इस तरह करके पूरी मैराथन क्लास को लगातार किया जाएगा, कम से कम 3-4 बार, ताकि आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीक़े से क्लियर हो जाए। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो बहुत बेहतर लगा होगा ना। तो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं ना, किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा भी कोई चीज़ें छूट गई होगी, बाय द वे कोई चीज़ें हो सकता है कि बताते समय अगर कोई चीज़ छूट गया होगा तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें मैं छोड़ दिया या नहीं बताया, फिर उसको मैं किसी भी वीडियो में, अगले वीडियो में आप सभी को बता दूंगा। तो यहीं पर करते हैं वीडियो के एंड, फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।